अन्य गद्य विधाओं में जीवनी लेखन की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा इस बात का प्रमाण है कि साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने जो प्रेरक व्यक्तित्व हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों से चुना। कला के क्षेत्र से, सिनेमा के क्षेत्र से, संगीत, नृत्य, गायन, साहित्य, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों से जो व्यक्ति और जिनका व्यक्तित्व एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में उभरता है, उद्घाटित होता है, जिन्होंने देशवासियों को वैश्विक स्तर पर प्रभावित किया, अनेक लोगों को वो प्रेरक बिंदु बने, ऐसे महान विभूतियों पर, उनकी महान कलात्मकता पर, उनकी महान प्रतिभा पर जीवनी लेखन का यह सिलसिला चलता रहा। राष्ट्रनायक हों, राष्ट्रीय स्तर पर अपने विशिष्ट व्यक्तित्व से प्रभावित करने वाले खिलाड़ी हों, अभिनेता हों, ये सब इस बात के साक्षी हैं कि कृतज्ञ राष्ट्र उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता रहा। ऐसे जीवनी लेखन की श्रृंखला साहित्यिक व्यक्तित्वों पर भी अपनी दृष्टि डालती रही। बहुत से साहित्यकारों पर जीवनी लेखन का सिलसिला चलता रहा। स्वतंत्र रूप से लघु जीवनी परक लेखों के रूप में लघु जीवनियां जो किशोरों और बच्चों के लिए लिखी गईं, और बृहत आकार की बड़ी बड़ी जीवनियां भी लिखी जाती रहीं। उनमें एक ही पुस्तक में अनेक साहित्यकारों की जीवनियां, अनेक कवियों की जीवनियां, अनेक गद्यकारों की, नाटककार, उपन्यासकार आदि। ऐसे जीवनी लेखन में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन पंडित और कवि शीर्षक से एक पुस्तक प्रस्तुत की। सुकवि संकीर्तन जैसी जीवनियां, अनेक सुंदर कवि, श्रेष्ठ कवि, उनका संग्रह उनकी जीवनियों के आधार पर किया गया। कार्तिक प्रसाद खत्री ने मीराबाई का जीवन चरित्र 1893 में एक ऐसी जीवनी लिखी, मीराबाई का जीवन चरित्र। शिवनंदन सहाय ने भारतेंदु हरिश्चंद्र हम जानते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं, नवजागरण के प्रणेता माने जाते हैं। अपने नाटकों से, अपनी कविता से, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में लिखे गए काव्य से, अनुवाद आदि से, भाषा चिंतन की दृष्टि से उन्होंने बड़ा विलक्षण कार्य किया। तो शिवनंदन सहाय उनके इस प्रदेय से, उनके इस जीवन व्यक्तित्व और जीवन शैली से प्रभावित हुए और उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी। गोस्वामी तुलसीदास शीर्षक से 1916 में 2 खंडों में जीवनी प्रकाशित हुई। बनारसीदास चतुर्वेदी ने 1926 में कविरत्न सत्यनारायण की जीवनी लिखी। इस शीर्षक से लिखी गई जीवनी वो लोकप्रिय हुई। तुलसीदास जी हम जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से, विनय पत्रिका के माध्यम से, कवितावली, गीतावली के माध्यम से वो अपनी विलक्षण, अपनी अद्भुत और दुर्लभ प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं। तो उनको भी केंद्र में रखकर उनकी जीवनी लिखी गई। श्रीमती शिवरानी, जो कि कथा सम्राट प्रेमचंद की पत्नी है, उन्होंने प्रेमचंद घर में शीर्षक से जीवनी लिखी। प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद के उपन्यास, प्रेमचंद का साहित्यिक और सारस्वत प्रदेय, ये हम जानते हैं कि हिंदी को घर घर तक लोकप्रियता प्रदान करने में जो भूमिका प्रेमचंद की है, उनकी औपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं ने हिंदी पढ़ने के लिए भारतवासियों को प्रेरित किया। ऐसे कथाकार प्रेमचंद पर शिवरानी देवी, जो उनकी पत्नी है, वो भी एक बड़ी सुंदर जीवनी प्रस्तुत करती हैं प्रेमचंद घर में शीर्षक से। संस्मरणात्मक पद्धति से लिखी गई जीवनी
ये प्रेमचंद की जीवनी रही, जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ। शिवरानी देवी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की वह पत्नी है जिन्होंने उनके साथ हर सुख में दुख में साथ दिया, उनके साथ खड़ी रहीं और बहुत करीब से उन्होंने अपने पति को देखा, समझा और फिर उन पर जीवनी लिखी। जीवनी लेखन का यह सिलसिला अच्छा खासा प्रौढ़ होता चला गया। अनेक साहित्यिक जीवनियां साहित्यकारों द्वारा लिखी गईं और इस विधा के क्षेत्र में जो बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाली जीवनियां हैं, यदि उन पर दृष्टि डालें तो अमृत राय ने अपने पिता मुंशी प्रेमचंद की ही लिखित जीवनी कलम का सिपाही प्रस्तुत की। कलम का सिपाही जब जीवनी प्रकाश में आई हिंदी जगत में, तो उसने एक तरह से धूम मचा दी। वो एक औपन्यासिक जीवनी बनकर आई, एक बृहत आकार की, और प्रेमचंद के पूरे जीवन विकास, उनकी लेखन दृष्टि, उनका लेखन दर्शन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका, उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण का विश्लेषण, ये सब कुछ इस कलम का सिपाही शीर्षक से लिखी गई औपन्यासिक जीवनी में अमृत राय ने अपने पिता मुंशी प्रेमचंद पर केंद्रित यह जीवनी प्रस्तुत की। इसी प्रकार की एक दूसरी बड़ी दुर्लभ और बड़ी महत्वपूर्ण जीवनी हिंदी जगत में लोकप्रिय हुई। उसकी पठनीयता बृहत स्तर पर दिखाई देती है। प्रसिद्ध रचनाकार, कथाकार, कवि विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने अपने एकांकी और नाटक आदि से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, उपन्यासों से, कहानियों से, उन्होंने शरदचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा शीर्षक से लिखी। शरदचंद्र हम जानते हैं बंगला के बड़े प्रतिष्ठित रचनाकार, कथाकार हैं। उनके उपन्यासों ने, उनके द्वारा लिखित साहित्य ने बंगाल में बंगला के पाठकों को और हिंदी में हिंदी के पाठकों को, क्योंकि उनकी समस्त बंगला में लिखित रचनाओं के हिंदी अनुवाद हुए और उनकी जो स्वीकृति थी वो बहुत व्यापक स्तर पर सिद्ध हुई, दिखाई दी। तो आवारा मसीहा शीर्षक ही बता रहा है कि शरदचंद्र की जो जीवनी है, उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, उसको उन्होंने बहुत ही खूबी के साथ, बहुत ही सारस्वत चेतना के साथ प्रस्तुत किया। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना शीर्षक से एक जीवनी लिखी और हिंदी जगत में छायावाद के चारों रचनाकारों में निराला की अपनी एक जगह, अपना एक स्थान रहा है। वो चाहे उनके द्वारा लिखित श्रृंगार की कविताएं हों या सरोज स्मृति जैसी लंबी कविता, राम की शक्ति पूजा जैसी लंबी कविता हो, जूही की कली जैसी एक नई तरह की सोच, और तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, ऐसी बहुत सी बेहतरीन रचनाएं निराला ने दी। उस निराला के संघर्ष को लेकर, उस निराला के जीवन में अभावों को लेकर, उस निराला की साहित्य की साधना को लेकर रामविलास शर्मा, जो हिंदी जगत के बड़े प्रतिष्ठित समालोचक हैं, उन्होंने ये दुर्लभ बृहत ग्रंथ हमें दिया और निराला को समझने में इस ग्रंथ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरह जीवनी परक आलोचना, यह भी एक नया प्रयोग हम जीवनी लेखन में देख सकते हैं। भगवती प्रसाद सिंह ने महामहोपाध्याय गोपीनाथ शीर्षक से गोपीनाथ कविराज की जीवनी लिखी। ये जो जीवनी थी, ये मनीषी की लोक यात्रा, इस शीर्षक से लिखी गई। गोपीनाथ कविराज गोपीनाथ जो हैं, वो धर्म, अध्यात्म, भक्ति, योग, प्रेम, साधना, इन सब क्षेत्रों में उनका समाज के और राष्ट्र के लिए एक अवदान, बड़ा विलक्षण अवदान रहा है। तो ऐसी महान विभूति को केंद्र में रखकर भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से एक जीवनी लिखी।
डॉक्टर शांति जोशी ने सुमित्रानंदन पंत की जीवनी शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। और सुमित्रानंदन पंत हम जानते हैं कि अल्मोड़ा की घाटियों में, अल्मोड़ा की वादियों में रहकर उन्होंने गद्य और पद्य का जो सृजन किया, पल्लव की भूमिका इस बात का गवाह है, इस बात की साक्षी है। तो शांति जोशी जो बहुत नजदीक से सुमित्रानंदन पंत को जानती समझती हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर जीवनी उनकी लिखी। इस तरह हिंदी जीवनी लेखन की यह परंपरा जो भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई, जहां जीवनी लेखन अपने प्रारंभिक दौर में दिखाई देता था, उसने द्विवेदी युग तक आते आते प्रचुर विस्तार प्राप्त कर लिया, समृद्ध हो गई, प्रौढ़ हो गई, विषय क्षेत्र बढ़ गया, भाषा शैली और रचना पद्धति में बदलाव आ गया और छायावाद तक आते आते तो जीवनी लेखन कला अत्यधिक प्रौढ़ हुई। अनेक जीवनियां इस युग में भी लिखी गईं, किंतु छायावादोत्तर युग में प्रवेश करते करते जीवनी लेखन की दिशा में कई रचनात्मक, प्रशंसनीय और उल्लेखनीय नवीन या मौलिक प्रयास किए गए। स्वतंत्रता के बाद और छायावादोत्तर जीवनी लेखन को हिंदी जीवनी साहित्य का चरमोत्कर्ष काल भी कहा गया। विश्व की तकनीक यानी तकनीकी, वैज्ञानिक, औद्योगिक और मशीनी प्रगति ने, हम जानते हैं कि यही वह समय है जब देश अनेक आयामों और दिशाओं में उन्नति कर रहा है, क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, मशीन का युग बन रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग की दृष्टि से भारत की पहचान बन रही है। पाश्चात्य देशों के आयातित मार्क्सवाद, विकासवाद, फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद, ये जो दर्शन है, ये जो सोच है, इन सब ने भी आंदोलन के रूप में हिंदी साहित्य को, साहित्यकारों को प्रभावित किया। बहुत से हिंदी के साहित्यकार जीवनी लेखन में इन सब से, इनके दर्शन से, इनकी दृष्टि से प्रभावित रहे। परिणामतः भौतिकता का आग्रह बढ़ता गया, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होता चला गया। राष्ट्रीयता का मोह अब धीरे धीरे भंग होने लगा। यह प्रभाव हिंदी जीवनी लेखन पर भी दिखाई दिया। इसी कारण इस युग तक आते आते हिंदी जीवनी लेखन अपने उत्कर्ष तक पहुंचने लगा था। यही वह समय है जब धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, शैक्षिक और अन्य अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत महान हस्तियों पर जीवनी लेखन का ध्यान आकृष्ट हुआ और एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट जीवनियां इस युग में, छायावादोत्तर युग में लिखी जाती रहीं। स्वतंत्रता के बाद के जीवनी लेखन में संतों, महात्माओं की जीवनियां अनेक प्रकाश में आईं, जिनमें श्री हरि बाबा 1947, पंडित ललिता प्रसाद द्वारा लिखित जीवनी, महर्षि अरविंद की कहानी महायोगी शीर्षक से रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर द्वारा लिखित, उड़िया बाबा की जीवनी हमारे महाराज जी 1975 में प्रकाश में आई, जिसे ब्रह्मचारी शिवानंद आंजने ने तैयार किया। महर्षि अरविंद की जीवनी उत्तर योगी शीर्षक से 1972 में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई। शिव प्रसाद सिंह भी हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, रचनाकार, समालोचक रहे। उन्होंने उत्तर योगी शीर्षक से 1972 में महर्षि अरविंद की जीवनी लिखी। महर्षि अरविंद हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा कद, बड़ा व्यक्तित्व है और अपनी अनेक आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक, चिंतन परक रचनाओं से उन्होंने भारतीय समाज को, विश्व को बड़ा अवदान किया है। यही वह समय है जिसमें हिंदी जीवनीकारों का ध्यान लोकप्रिय नेताओं की तरफ, विदेशी महापुरुषों की तरफ, खिलाड़ियों, उद्योगपतियों की तरफ, सिनेमा नायक नायिकाओं और कलाकारों की तरफ भी जा रहा था। यानी अब ये सब भी महत्वपूर्ण बन गए थे, चाहे वो खिलाड़ी हों, उद्योगपति हों, सिनेमा कर्मी हों, विदेशी महापुरुष हों, राजनेता, नायक, नायिका, इन सब को केंद्र में रखकर भी जीवनियां लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी की जीवनियां इस युग में भी यूं तो बहुत लिखी गईं। घनश्याम बिड़ला की जीवनी, काका कालेलकर, सुमंगल प्रकाश, सुशीला
नायर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जैनेन्द्र आदि ने जीवनी लेखन को समृद्ध किया। बापू 1940 में इस शीर्षक से जीवनी लिखी गई। बापू की झांकियां 1948 में, बापू के कदमों में शीर्षक से लिखी गई जीवनी 1950 में प्रकाश में आई। अकाल पुरुष गांधी 1968 में। ऐसी बहुत सी जीवनियां हम देख सकते हैं कि गांधी जी पर, सुभाष चंद्र बोस पर, लाला लाजपत राय पर, बाल गंगाधर तिलक पर, सरदार पटेल पर, बहुत से महापुरुषों पर जीवनियां लिखी जाती रही। गांधी विषयक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवनी रोमा रोला की मानी गई। इसका हिंदी अनुवाद 1947 में 3 खंडों में महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष शीर्षक से प्रकाशित होती रही। गांधी जी के अतिरिक्त भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, महान हस्तियां ऐसी और भी बहुत सारी जिन पर जीवनियां लिखी गई। भगत सिंह के बहुआयामी व्यक्तित्व को, उनकी राष्ट्रभक्ति को, उनकी उदारता, विनोद प्रियता, सहृदयता, उनकी विशेषताओं को केंद्र में रखकर भी अनेक जीवनियां हिंदी जगत में लिखी गईं, जैसे रतनलाल बसंत विरचित सरदार भगत सिंह 1949 में, बीरेंद्र सिंधु विरचित युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे 1968 में, मनमथनाथ गुप्त द्वारा रचित क्रांति दूत भगत सिंह और उनका युग 1972 में प्रकाश में आने वाली जीवनियां हैं। इन जीवनियों में भगत सिंह के बलिदान, उनके ऐतिहासिक महत्व, उसको उजागर करने के रचनात्मक प्रयास, उनके क्रांतिकारी रूप को, उनके सहृदयता और उदारता को, उनके पत्रकार रूप को, बहुआयामी व्यक्तित्व आदि को उजागर करने का काम इस तरह की जीवनियों ने किया था। मनमथनाथ गुप्त विरचित जीवनी क्रांतिदूत भगत सिंह और उनका युग 1972 में लिखित, ये तो व्यक्तित्व और कृतित्व का समग्रतः मूल्यांकन भगत सिंह का करती है, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास भी इसके माध्यम से वो परोसते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बहुत सी जीवनियां लिखी गईं। हरिकृष्ण त्रिवेदी विरचित सुभाष चंद्र बोस 1941, छविनाथ पांडे विरचित नेताजी सुभाष 1946, गिरीश चंद्र जोशी विरचित नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1946। इस तरह 1946 में सुभाष चंद्र बोस पर एकाधिक जीवनियां प्रकाश में आई, उद्घाटन उनका हुआ। माता सेवक पाठक विरचित राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू 1948 में और लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज विरचित हमारे जवाहरलाल नेहरू 1948 में ये जीवनियां भी प्रकाश में आई। देवी प्रसाद धवन ने पंडित नेहरू 1948 में, अरुण द्वारा रचित हमारा जवाहर 1950 में, ऐसी भी महत्वपूर्ण जीवनियां उस युग में 47 से 50-55 के बीच में आई। रतनलाल बंसल ने अमीर शहीद चंद्रशेखर आजाद शीर्षक से 1946 में लिखी दुर्लभ जीवनी है। विश्वनाथ वैशंपायन ने चंद्रशेखर आजाद 1965 में लिखी। इन जीवनियों में जीवनी कारकों ने यानी जीवनी लेखकों ने अपने चरित्र नायक के अनुशासित, संयमित, कर्तव्यपरायण, संगठन कौशल आदि गुणों से युक्त जीवनियों को प्रस्तुत किया। इस युग में अन्य भी अनेक राजनीतिक हस्तियों की जीवनियां प्रकाश में आईं, जिनमें मोतीलाल नेहरू 1939, स्वतंत्र वीर 1940, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उन पर भी 1940 में जीवनी लिखी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1948 में, राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व 1958 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1958 में, लोहिया 1971 में, गोविंद वल्लभ पंत एक जीवनी 1972 में, ठक्कर बापा 1970 में, लाला हरदयाल 1970 में और जयप्रकाश नारायण 1975 में, ऐसी अनेक दुर्लभ और विलक्षण जीवनियां हम देख सकते हैं कि हमें प्राप्त होती हैं। 1989 में योद्धा सन्यासी विवेकानंद, जीवन यात्रा राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जीवन चरित्र 1987 में, ये दोनों ग्रंथ भी प्रकाश में आए तो जीवनी के नए रास्ते, नए मार्ग उजागर हुए। जीवनीकारों में क्रमशः रामनाथ सुमन, चंद्रशेखर वेदालंकार, जगदीश इराविकल,
रामवृक्ष बेनीपुरी, वाल्मीकि चौधरी, बलराज मधोक, ओंकार शरद, शंभु प्रसाद शाह, वियोगी हरि, प्रोफेसर धर्मवीर, लक्ष्मी नारायण लाल, हंसराज रहबर, चंद्रशेखर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सब ने अवसरानुकूल, समयानुकूल अपने अपने हीरो, अपने अपने राष्ट्रनायक को चुना, उनके पर्दे का अध्ययन किया, उनकी जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व जैसी पूरी शोधपरक सूचनाएं एकत्रित करके अद्भुत जीवनियां लिखी। संतों महात्माओं की जीवनियां लिखने का भी एक सिलसिला हिंदी जीवनी लेखन में प्रारंभ हुआ, जिसमें भदंत आनंद कौशल्यायन ने भगवान बुद्ध पर जीवनी लिखी 1940 में। सुंदरलाल हजरत मोहम्मद ने 1940 में भवानीदास सन्यासी शीर्षक से एक जीवनी लिखी। दीनदयाल उपाध्याय जगतगुरु शंकराचार्य 1947 में एक जीवनी लिखते हैं। बलदेव उपाध्याय श्री शंकराचार्य 1950 में एक जीवनी लिखते हैं। पंडित ललिता प्रसाद श्री हरि बाबा 1957 में एक जीवनी लिखते हैं। ब्रह्मचारी शिवानंद आंजनेय ने हमारे श्री महाराज जी 1970 में उड़िया बाबा की जीवनी पर आधारित एक जीवनी लिखी, हमारे श्री महाराज जी। अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु पर जीवनी लिखी। इस तरह इन जीवनियों में संतों के प्रेरक व्यक्तित्व, उदात्त चरित्र और मार्गदर्शक रूप को हम आद्योपांत देख सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और फिर उनके द्वारा किए गए कार्यों का, राष्ट्रीय प्रदेय और अवदान का अनुसरण भी कर सकते हैं। इस तरह हम देखें कि संतों महात्माओं के रूप में वेशभूषा, जीवन, अभिरुचियां, उनका शील, स्वभाव, शक्ति, तप, साधना, उनका भगवत प्रेम, राष्ट्र प्रेम, इन सब को जीवनीकारों ने विस्तार के साथ विवेचन किया और इनके प्रेरक गुणों का विकास किया। मित्रों, हम जानते हैं कि जीवनी लेखन कोई सरल कार्य नहीं है। कई बार तो व्यक्ति के जीवित रहते हुए जीवनी लिखी गई और अधिकांश जीवनियां उनके ना रहने पर। लेकिन जीवनीकार को उस व्यक्ति से संबंधित समस्त जानकारियों की प्रामाणिक शोधपरक सामग्री एकत्रित करनी होती है। यह कहते हुए कि सुपठ्य जीवनियां लिखकर हिंदी जीवनी साहित्य को समृद्ध संपन्न बनाने का काम जिन लोगों ने किया, उनकी भूमिका निश्चित रूप से स्तुत्य रही, प्रशंसनीय रही। जीवनीकारों ने प्रेरणा पुंजों के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को उद्घाटित किया। इस युग में महापुरुषों ने भी बहुत सी जीवनियां लिखी हैं जो निश्चित ही हिंदी जीवनी साहित्य के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि बनती हैं। लाला लाजपत राय, जिन पर जीवनी लिखी गई थी, उन्होंने छत्रपति शिवाजी की जीवनी 1939 में लिखी। भीमसेन विद्यालंकार ने शिवाजी शीर्षक से 1951 में राष्ट्रनायक शिवाजी की जीवनी लिखकर अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। छत्रपति शिवाजी के जीवन पर युद्धनाथ सरकार ने, डेविड किनकेड ने भी जीवनी लिखी, जिसका हिंदी में अनुवाद भी हुआ। डेविड किनकेड विरचित जीवनी को विद्रोह का महावीर शीर्षक से सन 1962 में प्रकाश में लाया गया। इसी तरह नाना फडणवीस 1970 में, नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ऐसे तमाम विराट विशाल व्यक्ति और व्यक्तित्व जीवनियों में आकर उपस्थित दिखाई देते हैं। सीताराम कोहल विरचित रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह 1931 में, द्वारका प्रसाद शर्मा विरचित भीष्म पितामह 1940 में, जीवन लाल प्रेम विरचित गुरु गोविंद सिंह सन 1945 में प्रकाश में आई। चंद्रबली त्रिपाठी ने धर्मराज युधिष्ठिर 1951 में जीवनी लिखी और हिंदी जीवनी साहित्य की श्रीवृद्धि की। विदेशी महापुरुषों पर भी बहुत सी जीवनियां लिखी गईं, जैसे राहुल सांकृत्यायन ने स्टालिन पर 1953 में लिखा और कार्ल मार्क्स पर 1954 में लिखा। लेनिन 1954 में, माओ चेतोंग 1956 में ऐसी जीवनियां भी लिखी जाती रहीं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने रोजा लुक्सेमबुर्ग 1946 में, कार्ल मार्क्स 1951 में जीवनी लिखी। बनारसीदास चतुर्वेदी ने
अराजकतावादी लुई माइकेल को केंद्र में रखकर जीवनी लिखी। राम इकबाल सिंह ने स्टालिन को लेकर 1939 में जीवनी लिखी। हम जानते हैं कि ये जीवनीकार दूर दराज तक जाकर शोध आदि करके उनसे संबंधित समस्त सामग्रियों को एकत्रित करके प्रकाशित, मौखिक, फिर उसके आधार पर विवेचन विश्लेषण करके जीवनी के मानकों के आधार पर जीवनी लेखन का कार्य करते रहे। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने इटली का तानाशाह मसोलिनी शीर्षक से 1940 में एक जीवनी लिखी। अनंत प्रसाद विद्यार्थी, जिन्होंने मिस्टर चर्चिल 1942 में, रामनारायण यदुवेंद्र हिटलर 1950 में, ऐसी जीवनियां भी लिखी गईं। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी 1950 में, जयप्रकाश नारायण 1951 में, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जैसी शीर्षक से जीवनियां भी लिखी गईं। राम मनोहर लोहिया की जीवनी, आचार्य नरेंद्र देव की जीवनी भी इस क्षेत्र में अत्यंत प्रेरणादायक बनी रही। साहित्यकारों की जीवनियों में हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद पर, प्रसाद पर, उनकी पत्नी शिवरानी ने, प्रेमचंद की पत्नी ने प्रेमचंद घर में, ऐसी भी जीवनियां लिखी। प्रेमचंद के सुपुत्र श्री अमृत राय ने कलम का सिपाही शीर्षक से जीवनी लिखी। इस तरह साहित्यकार भी जीवनी से वंचित नहीं रहे और कलम का सिपाही ने जो लोकप्रियता अर्जित की वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण और स्मरणीय ग्रंथ बन गया। साहित्य की एक विलक्षण सृजनात्मक उपलब्धि बनकर यह ग्रंथ रहे। प्रेमचंद के विश्वविख्यात विशेषज्ञ समालोचक कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद विश्वकोश लिखकर तैयार करके एक बड़ी रिक्ति की पूर्ति की। जीवनी लेखन के क्षेत्र में निराला की जीवनियां भी प्रचुर मात्रा में आई। निराला की साहित्य साधना, बनारसीदास चतुर्वेदी ने रूसी साहित्यकार गोर्की की जीवनी लिखी। शुक्ल जी के भाई के सुपुत्र श्री चंद्रशेखर शुक्ल विरचित जीवनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी प्रकाश में आई। इसी तरह शांति जोशी विरचित सुमित्रानंदन पंत, विष्णु प्रभाकर विरचित आवारा मसीहा, बंगाल के विप्लवी कवि नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित अग्नि सेतु विष्णुकांत शर्मा ने लिखी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने शिखर से सागर तक शीर्षक से रामकमल राय की जीवनी लिखी। और कुल मिलाकर जीवनियां तो शोध वृत्ति के आधार पर लिखी ही गई, लिखी जाती भी नहीं, लेकिन तटस्थता, प्रामाणिकता वो इन जीवनियों में जो देखने को मिलती है वो जीवनी लेखन की सैद्धांतिकी के परिचायक बनकर हमारे सामने आते हैं। कह सकते हैं कि हिंदी का जीवनी लेखन साहित्य अत्यंत समृद्ध साहित्य है, उसकी एक सुदीर्घ परंपरा है और बहुत से हमारे नेता, हमारे निर्माता, हमारे संत, हमारे कवि, हमारे खिलाड़ी, हमारे कलाकार, हमारे अभिनेता, इन सब पर, हमारे वैज्ञानिक, भारत के निर्माता, इन सब पर बहुत सी जीवनियां अत्यंत प्रेरणास्पद जीवनियां मानी गईं। उन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया। राजस्थान की वीरांगनाएं, भारतीय क्रिकेट के नवरत्न और इसी तरह से भारत की महान आत्माएं, इसी तरह भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी, इसी तरह हमारे वैज्ञानिक, इन सब को हम देख सकते हैं जो इस बात के साक्षी और प्रमाण हैं। मौलिक और अनुदित रूप में बहुत सी जीवनियां एक निश्चित रूप से बड़ी रिक्ति को भरती रही हैं। मित्रों, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन यथासंभव उसको हमने कम समय में समेटने का प्रयत्न किया। आशा है आप तक की पूरी बात पहुंची होगी। इस विषय को यहीं विराम देते हैं और अगले विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।